Hello everyone. Today we will discuss the short answers of first chapter is democracy. ठीक है, चलो देखो, इससे पहले अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पहले उस चैप्टर की सारी वीडियो आप देख लें और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है सभी भैया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमेंडमेंट्स डिड परवेज मुशर्रफ ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान बाय इशूइंग ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ठीक है, देखो, परवेज मुशर्रफ ने वहाँ पे राष्ट्रपति बनते ही सार यानी कि सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में लेने के बाद क्या किया था वहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट कर दिया था, बदलाव कर दिया था, जिससे कि उनके द्वारा बनाई हुई नेशनल नेशनल असेंबली यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, वो भी भंग हो गई थी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल असेंबली जैसे हमारे राज्यों में विधानसभा होती है, वो भी पूरी तरह से भंग कर दी गई थी। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सरप्राइज्ड सुपरवाइज बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग। ठीक है, और जिसे डोमिनेट किया गया था किसके द्वारा, मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो थे पहले सेना में एक कमांडर के पद पे थे। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ की नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को भंग करके अपनी अधिकार कर दिए थे, जिससे कि जो राष्ट्रपति की जो पावर्स या प्रधानमंत्री की जो पावर्स होती है, जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की पावर होती है, वो उनके हाथ में आ गई थी। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे, किसके द्वारा, परवेज मुशर्रफ के द्वारा। पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ वाज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक गिव रीजन्स। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ के अंडर में आई थी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। देखो, पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ वाज ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वो होता है जिसमें लोगों के द्वारा चुनी नहीं जाती सरकार, क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो थे वे लोगों के द्वारा चुने नहीं थे, उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप के बल पर ही वहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया था। ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओवन विल, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ही कॉन्स्टिट्यूशंस में बदलाव किया था। एंड फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, ठीक है, अब उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स यानी कि अपने व्यक्तिगत हितों के लिए बदलाव किए थे। ही डिसमिस्ड यानी कि उन्होंने नेशनल असेंबली को भी भंग कर दिया था और विधानसभा यानी कि जो राज्य स्तर पर बनाई जाने वाली असेंबली होती है उसको भी भंग कर दिया था। फाइनल पावर वाज रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर, और आखिरी जो सत्ता होती है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी। कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनको अपनी कॉपी में आप कर सकते हैं। ठीक है, सम कंट्री आर नॉट रेडी टू गिव वोटिंग राइट्स टू सिटीजन्स। ठीक है, कुछ देशों में लोगों को, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। एक्सप्लेन करना आपको क्यों नहीं दिए गए हैं, कौन कौन से देशों में दिए गए। देख, तो एक तो सऊदी अरब में क्या है कि वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया है वोट का। ठीक है, सऊदी अरब में सलमान बिन क्राउन की सरकार है, वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है। फिर एक है इस्तोनिया। इस्तोनिया हैज़ द मेड द सिटीजन्स रूल in a such a way what peoples belonging to Russia on minority, यानी कि जो रशिया में रशिया के मूल निवासी जो लोग इस्तोनिया में रहते हैं उनको वहाँ पर वे क्या है, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द वोट राइट टू वोट, और उनको वोटिंग करने का वहाँ पर अधिकार मुश्किल से मिला है। ठीक है, फिर आता हूँ फिजी में। फिजी में क्या था कि जो इंडिनियस फिजी फिजी थे यानी कि जो फिजी में रहने वाले हैं
उनका वोट भारतीय यानी कि इंडियन फिजी, यानी कि जो भारतीय लोग फिजी में रहते हैं उनके वोट के 3 के बराबर, यानी कि 3 इंडियन फिजी के बराबर किसका वोट है, एक फिजी के निवासी का वोट है। ठीक है, अगर ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूबल वोट जो है, देख फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एंड इंडियन फिजियन। ठीक है, देखो इंडियन फिजियन क्या है, जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय मजदूरों को फिजी में ले जाया गया था तो उन्होंने वहीं पर ही रहना सहना शुरू कर दिया था, तो वे इंडियन फिजियन कहलाए थे। ठीक है, अब उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हैं किसके प्रति, जो इंडिसियस फिजी है, यानी कि वहीं पर रहने वाले निवासी फिजी है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनके वोटिंग की ज़्यादा वैल्यू है इंडियन फिजी की। ठीक है, वाट डर्टी प्रैक्टिस वर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाट डर्टी प्रैक्टिस वर यूज्ड बाय IRP टू विन द इलेक्शंस इन मैक्सिको। कौन सी ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा IRP, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने मैक्सिको में इलेक्शन जीती थी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्शन होने से 1 घंटा पहले, यानी कि वोट डलने के पोलिंग, यहाँ पे पोलिंग बूथ डलते हैं, वहाँ पर डलने से पहले 1 घंटा पहले ही स्थान बदलवा देती हैं। ठीक है, PRE। ठीक है, PRE है ये, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है वाज नाउन टू मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इन इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस में इसने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स अपनाई थी, जैसे कि इसमें क्या करी थी, एम्प्लॉयड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू द अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स के ऑफिस थे उनमें अपनी पार्टी मीटिंग्स रखे थी। मगर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शंस होने से 6 महीने पहले तक कोई भी सरकार इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकती, सरकार की कार नहीं यूज कर सकती। ठीक है, देखो, और इन्होंने स्कूल के जो गवर्नमेंट टीचर थे उनको स्कूल में यूज़ किया था, किसके लिए फोर्स किया था, उन कि पेरेंट्स जो हैं वोट डाल ले PRI। ठीक है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के हितों के लिए वोट मांगा था उन्होंने। ठीक है, मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी द एक्सेप्टेड सिटीजन क्रिटिसाइज दैम। ठीक है, और मीडिया को भी उन्होंने क्या कहा था, मीडिया को भी उन्होंने, मीडिया की पावर भी उनके द्वारा छीन ली गई थी। ठीक है, अब आ जाओ, नेम एनी 2 कंट्रीज दवर इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली बट दे कैन नॉट बी कंसिडर एज डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ऐसे 2 देशों के नाम बताने जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। देखो, मैक्सिको एंड चाइना आर वर इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलेटरी बट दे कैन नॉट बी कंसिडर एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो, मैक्सिको और चाइना में इलेक्शन तो होते हैं पर वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस में चाइना के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, पीपल हैव नो चॉइस, और उनके सामने कोई भी चॉइस नहीं होती। सपोज कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी वहाँ पे कोई, और इसके सामने ये पार्टियाँ खड़ी होनी होनी चाह रही, तो इन्हें पहले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि परमिशन, और ये अपनी मर्जी से ही इन्हें वोट डलवाएंगे। ठीक है, और जब अपनी मर्जी से वोट डलवाएंगे तो जनता के पास इसे वोट देने के सिवा कोई और चॉइस ही नहीं है। तो वोट किसे मिलेगी, शी जिनपिंग को मिलेगी, सारी की सारी जो जनता है वो शी जिनपिंग को देगी, यानी कि जनता के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पीपल हैव नो चॉइस। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और सरकार हमेशा एक ही पार्टी की बनती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इलेक्शन, और यह है क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है। आपको पता ही है डेमोक्रेटिक की परिभाषा, हु गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल एंड रन बाय द पीपल्स एंड फॉर बाय द पीपल। ये परिभाषा है इब्राहिम लिंकन की।
ठीक है। मैक्सिको में क्या हुआ था, PRI वाज द यूज द मैनी डर्टी ट्रिक्स टू इलेक्शंस। ठीक है, आपको पता ही है कि मैक्सिको में PRI के द्वारा कौन सी ट्रिक्स अपनाई गई थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी से के द्वारा कौन सी ट्रिक्स अपनाई गई थी भाई। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा अटेंड कराई गई थी मीटिंग्स, और टीचर्स जो थे वो घर घर जाके फोर्स कर रहे थे पेरेंट्स को PRI पार्टी के हितों में वोट देने के लिए। और मीडिया को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, मीडिया को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था कि भैया अगर तुमने हमारे खिलाफ करा तो तुम्हें तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। और मीडिया पे पूरी तरह से, प्रेस पे यानी कि टेलीविजन्स पे या न्यूज़पेपर पे पूरी तरह से वहाँ की सरकार ने बैन लगा दिए थे। ठीक है। हाउ इज द डिग्निटी ऑफ सिटीजन इनहेंस द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपनी मर्यादाओं को किस प्रकार से, अपने सम्मान को बचाया जा सकता है लोगों के द्वारा। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी के द्वारा जनता को अपने हितों को, अपने अधिकारों को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, देखो इस पर चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वेलिटी होती है, यानी कि राइट टू वोट। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए। ठीक है, जो 21 से 25 साल तक का हो, जो भारत का नागरिक हो, वो वोटिंग के लिए खड़ा भी हो सकता है। और वो वोट डाल सकता है वो, यदि वो 18 साल का हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी विभेद के कारण। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 के तहत वो वोट डाल सकता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यवसाय को करने वाला कोई भी व्यक्ति वोटिंग डालने का अधिकार है। और वन वोट की वैल्यू वन ही होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री वोट कर रहे हो, चाहे वो राष्ट्रपति वोट करे, और चाहे वो मजदूर वर्ग करे, चाहे वो 18 साल का कोई भी बच्चा वोट करे। बस एक बाध्यता है कि बस वो फिजिकल फिट होना चाहिए, वो फिजिकल फिट होना हो पर मेंटली फिट होना चाहिए, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, और अपराधी प्रवृत्तियों का नहीं होना चाहिए, तो उसे वोटिंग राइट्स है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। ऑन रिकॉग्नाइज द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस रिच एंड नॉट एजुकेटेड। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो गरीब है या अमीर है। ठीक है ना, इसमें कोई थ्योरी नहीं चलने की कि भाई वो अमीर है या गरीब है। इसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर। यानी कि जो लोग हैं वो किसी रूलर के लिए का कोई भी विषय नहीं है। दे आर द रूलर देमसेल्फ। वे अपने रूलर खुद हैं। लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो अपने आप का स्वयं रूलर है। ध्यान रखो, वो गवर्नमेंट इज चूज बाय द पीपल, रन बाय द पीपल एंड फॉर बाय द पीपल। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र कहलाती है। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, और कानून के समक्ष या विधि के समक्ष सभी लोग, या लॉ के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सपोज करो अगर किसी राष्ट्रपति के बेटे ने या मुख्यमंत्री के बेटे ने कोई भी क्राइम कर दिया, ठीक है, और वही क्राइम मजदूर ने कर दिया, तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी कानून में। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।